गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? वॉइस इज क्लियर? गुड इवनिंग गुरुजी। सर ऑल इज वेल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कल भी क्लास है क्या आपकी? हाँ, वीडियो नहीं आ रही है। नहीं बच्चा दिख रहा है यार मेरे को तो। गुड इवनिंग। ओजी ओजी ऑफ एलन का मतलब क्या होता है? संस्कार। टेस्ट 7 फरवरी को होगा। कल तो संडे है, तो क्या होगा? तो संडे को भी पढ़ेंगे ना हम। 9 महीने से पढ़े नहीं तो। नहीं, कल शायद क्लास रहेगी, आपको वहाँ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओल्ड गैंगस्टर। सीनियर 2020 सोल्यूशन। थैंक यू। संस्कार से सफलता तक। चले जी, स्टार्ट करते हैं। आइए। ऑफलाइन कब से कब होगा? तो आपको इन्फॉर्मेशन एसबीसी अकाउंट में मिल जाएगी। 1 फरवरी से आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू। चलिए जी, हम बात कर रहे थे आरएच पटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसके चौथे किंगडम जिसका नाम है प्लांटी। प्लांटी के अंदर हमने एल्गी पढ़ा था। एल्गी के साथ में मैंने आपको लाइकेन, वायरस, माइक्रोराइजा तक कराया था। अब अपन बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, आइए साहब। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जीवन पर अर्थ पर अगर प्लांट में सबसे पहले कोई आया तो वो थे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट अभी तक पानी में थे सारे के सारे। ठीक है, जीवन पहली बार निकलकर जमीन पर आया। ये देखो, अभी तक लाइफ जो थी वो एक्वेटिक थी, और ये थी साहब एल्गी। जीवन पहली बार निकलकर जमीन पर आया, और ये थी पानी के पास की जमीन, कीचड़, कादा, मड। ठीक है, लैंड। और इस पर डेवलप हुए ब्रायोफाइट। तो देखो, अभी तक जो जीवन था वो पानी के अंदर था। जीवन पहली बार निकलकर जमीन पर आया, और ये थी पानी के पास की जमीन, कीचड़, कादा और मड। क्या हो गया यार? स्लाइड नहीं आ रही है। एक बार मैं वापस सिस्टम रिफ्रेश करता हूँ। आ गया सब? मैंने पूछा था ना, स्क्रीन क्लियर है, वीडियो क्लियर है? अब आ गई, चलो। तो जीवन अभी तक पानी में था साहब, और वो थी एल्गी। जीवन पानी से निकल करके पहली बार जमीन पर आया, और ये थे साहब ब्रायोफाइट। तो फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से जाना जाता है साहब ब्रायोफाइट को। जीवन अभी तक पानी में था, और पानी से निकल करके पहली बार जमीन पर आई लाइफ, वो थी ब्रायोफाइट की फॉर्म। ठीक है, आज भी ब्रायोफाइट चिल्ला चिल्ला के अपनी एक्वेटिक एंसेस्ट्री इंडिकेट करते हैं। हाँ हाँ, हम पानी से पैदा हुए बोल क्या करते हैं। कैसे पता चलता है कि ब्रायोफाइट का जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक लाइफ से हुआ है? कैसे पता चलता है कि ब्रायोफाइटा का जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक लाइफ से हुआ है? कुछ एक बातें बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहली बात, सब मेंबर आर स्टिल एक्वेटिक। ब्रायोफाइटा के कुछ मेंबर आज भी पानी में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि इनका ओरिजिन एक्वेटिक लाइफ से हुआ है। दूसरा, मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। इसका मतलब ये जहां से आया वहां पर मीडियम लिक्विड था, क्योंकि मेल गेमेट में आज भी मोटिलिटी है। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। आप अच्छी तरह जानते हैं एयर कैनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि इनका ओरिजिन एक्वेटिक लाइफ से हुआ है। पहला, सम मेंबर्स आर स्टिल एक्वेटिक, कुछ पानी में है। मेल गेमेट मोटाइल और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाएगा। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। एयर कैनाल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ठीक। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, या सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। दोनों बातें सेम है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलो, या सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम, एक ही बात है। एनिमल्स में एम्फीबियंस उन्हें कहा गया है जिन्हें सर्वाइव करने के लिए लैंड और वाटर दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से ब्रायोफाइट रहते तो जमीन पर है, लेकिन इनमें मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है। तो इन्हें भी लैंड और वाटर दोनों रिक्वायर्ड है, इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम
या सिमिलर टू एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं बट नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट। अब बात आती है सक्सेसफुल लैंड प्लांट किसे कहते हैं। तो देखो, सक्सेसफुल लैंड प्लांट का मतलब होता है प्लांट के अंदर दो चीज का होना, पहला रूट्स और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू। देखो, रूट और वेस्कुलर टिश्यू जिसमें मौजूद होती है उसे हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। रूट प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, इसे सीधा खड़ा रखते हैं और मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर दो चीजें आती हैं, एक को बोलते हैं हम फ्लोएम और दूसरे को बोलते हैं हम जाइलम। जो फ्लोएम होता है वो फूड कंडक्शन का काम करता है। शरीर की कुछ सेल्स खाना बनाती हैं, कुछ सेल्स खाना नहीं बनाती। जो सेल खाना नहीं बनाती उन तक खाना पहुंचाना होता है और इसके लिए चाहिए होता है हमको एक कंडक्शन सिस्टम जिसका नाम है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, ऐसे समझो। अगर किसी भी प्लांट को लैंड पर सक्सेसफुली रहना है तो कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। पहला रूट, रूट प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है, मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करती है। और दूसरी चीज चाहिए वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में होता है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम फूड कंडक्शन का काम करता है। देखो, लीफ फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, इस खाने को उन तक पहुंचाना जरूरी होता है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और प्लांट में फोटोसिंथेसिस कौन नहीं करती? रूट। तो रूट तक खाना पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अगर रूट जिंदा रहेंगी तो ही पानी को खींच पाएंगी। तो लीफ से लेकर के रूट तक पानी लाने के लिए कंडक्शन सिस्टम होता है जिसका नाम है फ्लोएम। रूट वाटर को एब्सॉर्ब करती है, इस पानी को लीफ तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि आप जानते हैं जब तक वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा, जब तक वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और वाटर का फोटोलाइसिस कराने के लिए रूट का पानी लीफ तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए कंडक्शन सिस्टम चाहिए जिसका नाम है जाइलम। अगर किसी भी प्लांट को लैंड पर सक्सेसफुली रहना है तो दो चीजों का होना जरूरी है, पहला रूट और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू। आपको जानकर ताजुब होगा साहब, ब्रायोफाइट लैंड प्लांट होते हैं लेकिन ब्रायोफाइटा के पास में ना तो रूट्स होती है ना वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, फिर भी ये लैंड प्लांट होते हैं। जुनून और जिद हो तो ब्रायोफाइटा के जैसी हो वरना ना हो। ब्रायोफाइटा ने कसम खाई रहेंगे तो जमीन पे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। जब उनके सामने बात आई कि हमको जमीन पर रहने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, पहला रूट और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू, बोले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चाहिए रूट। रूट क्यों चाहिए? रूट प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, उसे सीधा खड़ा रखते हैं। ब्रायोफाइटा ने बोला हम जमीन पर खड़े नहीं रहेंगे, हम जमीन पर पड़े रहेंगे। पड़े रहने के लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करना। रूट मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करती है। इन्होंने कहा हमारे पास रूट नहीं है, तो मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन डेवलप की और बनाया राइजोइड्स। राइजोइड्स वाटर एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। पहला प्रॉब्लम सॉल्व साहब। ठीक है, भाई रूट क्या काम करती है? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सीधा खड़ा रखती है। हम सीधे खड़े नहीं रहेंगे, हम पड़े रहेंगे। प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम सॉल्व। रही बात मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करने की, तो रूट की जगह इन्होंने राइजोइड्स डेवलप कर ली। रूट की खास बात होती है रूट गहराई में जाकर के वाटर को एब्सॉर्ब करती है। राइजोइड्स का प्रॉब्लम ये है कि राइजोइड्स सरफेस लेवल से वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कराते। तो वही टाइम ब्रायोफाइटा ने कसम खाई हम जमीन पर जाकर के उस जगह पर रहेंगे जहां सरफेस लेवल पर वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, इसलिए ब्रायोफाइट शियोफाइट्स होते हैं। शियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं जहां सरफेस लेवल पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। अब बात आई वेस्कुलर टिश्यू की। वेस्कुलर टिश्यू में चाहिए फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है? फूड कंडक्शन का। ये फूड कंडक्शन क्यों करते हैं? शरीर की कुछ सेल्स खाना बनाती है, कुछ सेल्स खाना नहीं बनाती। जो सेल्स खाना नहीं बनाती उन तक खाना पहुंचाना होता है और उनको खाना पहुंचाने के लिए कंडक्शन सिस्टम चाहिए जिसका नाम है फ्लोएम। तो ब्रायोफाइटर ने बोला भैया हमें फ्लोएम की कोई जरूरत नहीं। क्यों? हमारी हर सेल फोटोसिंथेसिस करेगी और हमारी जो सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी उसके पास वाली सेल उसे खाना पहुंचाएगी। इसके लिए किसी कंडक्शन सिस्टम की जरूरत नहीं है। अब बात आई, हर सेल को खाना बनाने के लिए हर सेल तक पानी पहुंचाना जरूरी है और जाइलम तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेल में वाटर नहीं पहुंचेगा तब तक वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा और जब तक वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जाइलम रखना तो जरूरी है। ब्रायोफाइटर ने सोचा जब इतनी सारी चीजें नहीं रखी तो जाइलम रख के भी बाप दादा की इज्जत खराब नहीं कराऊंगा, बोले मैं जाइलम नहीं रखूंगा। फिर वाटर का कंडक्शन कैसे करेंगे? बोलते हैं जहाँ नीड होती है वहाँ इन्वेंशन होते हैं और यहाँ पर इन्होंने डेवलप किए साहब पैरेन्काइमा, first living tissue in kingdom plantae which are responsible for water conduction in bryophytes। और ये था किंगडम प्लांटी का पहला लिविंग टिश्यू। ये था किंगडम प्लांटी का पहला लिविंग टिश्यू जो कि ब्रायोफाइटा में वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और देखा आपने, ब्रायोफाइट लैंड प्लांट होते हैं लेकिन ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं होते क्योंकि इनके पास ना तो रूट होती है ना वेस्कुलर टिश्यू।
ठीक है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वैस्कुलर टिश्यू एंड रूट्स आर एब्सेंट। ये लंबे भी नहीं होते, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू रूट एब्सेंट होती है। चलिए, वाटर ट्रांसपोर्ट इन ब्रायोफाइट, वाटर ट्रांसपोर्ट इन ब्रायोफाइट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमा। कैसे? देखो बच्चों, पहली बार कैसे हुआ गॉड नोज, भगवान जानता है। आज कैसे हो रहा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह है पैरेन्काइमेस्टिक टिश्यू की सेल्स, ए बी सी डी ई एफ, यह है पैरेन्काइमा। ठीक है, अब देखो, हर सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड। फूड क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है? शुगर। और शुगर क्या होता है? सोल्यूट। शुगर क्या होता है? सोल्यूट। भाई देखो, सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड। फूड क्या होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? शुगर। और शुगर क्या होता है? सोल्यूट। आपने बचपन से पढ़ा है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की होता है। सॉल्वेंट का मूवमेंट सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। तो देखो, ए सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी राइट से खींच के अपने आप ए सेल में गिरना शुरू होता है। जैसे जैसे ए सेल में वाटर की क्वांटिटी बी के रेस्पेक्ट में कम होगी या ज्यादा, तो बी के रेस्पेक्ट में कम होगी। तो ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर हुई? बी में। कम कहां हुई? ए में। तो वाटर का मूवमेंट अपने आप ए से बी में गिरना शुरू होता है। फिर बोलता हूं, जैसे जैसे बी सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जैसे जैसे बी सेल में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, वैसे वैसे बी सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सी के रेस्पेक्ट में ज्यादा या कम? कम। भाई सीधी सी बात है, ए बी सी तीन सेल है। अब ए सेल के अंदर वाटर ज्यादा आ गया, तो डेफिनेटली ए सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बी के रेस्पेक्ट में हो गई कम, तो वाटर का मूवमेंट ए से बी। जब बी में वाटर की क्वांटिटी बढ़ने लगी, तो बी सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सी के रेस्पेक्ट में ज्यादा या कम? कम। तो वाटर का मूवमेंट ए से बी और बी से सी, इस तरह से एक चेन बन जाती है और पानी खिंचता हुआ चला जाता है। इस टाइप के मूवमेंट की पहली और आखिरी शर्त यही होती है, इस टाइप के मूवमेंट की पहली और आखिरी शर्त ये होती है कि आगे वाले सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा और पीछे वाली सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ही वाटर का कंडक्शन होगा। और यही कारण है कि ब्रायोफाइट इतने से रहेगा, इतू से। क्यों? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन की एक लिमिट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले वाली सेल में 1 ग्राम है तो आखिरी वाली सेल में 10 किलो हो जाएगा। जिस सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, बस वही ब्रायोफाइट की मैक्सिमम हाइट होगी। यही कारण है कि ब्रायोफाइट 45 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ इनकी 45 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि इससे ज्यादा ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बेसिस पर। नेचर ने इस चीज को देखा कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ब्रायोफाइट बड़े नहीं हो पाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी ब्रायोफाइट बड़े नहीं हो पाए। यही कारण है कि नेचर ने जब ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट बनाए, यही कारण है कि नेचर ने ब्रायोफाइटा से जब टेरिडोफाइट बनाए, तब वहां पर सिंपल टिश्यू के साथ में वेस्कुलर टिश्यू भी बनाए। और ये वेस्कुलर टिश्यू थे जाइलम और फ्लोएम, जिससे ब्रायोफाइटा ने जमीन से चलते हुए हाइट ली, और फर्स्ट टॉल प्लांट अगर कोई डेवलप हुए तो वो थे टेरिडोफाइट। ठीक, चले, तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें रूट्स एब्सेंट होती है, राइजोट्स होते हैं, स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ध्यान देना, फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हुई रूट स्टेम एंड लीफ में, फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हुई रूट स्टेम एंड लीफ में टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती। फंक्शन में सेम होती है, ओरिजिन में डिफरेंट होती है। फंक्शन में सेम है, वही फोटोसिंथेसिस करेगी, ओरिजिन में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फंक्शन में सेम है, ओरिजिन में डिफरेंट होती है। ठीक, शियोफाइट जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरफेस लेवल पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वहां से वाटर को वो एब्सॉर्ब कर लेता है। चलिए, अब मैं बात करता हूं आपसे लाइफ साइकिल के बारे में। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात ब्रायोफाइटा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होकर के ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब के ऊपर एप्लीकेबल होती है। हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल पर, हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, इसलिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। चलिए जी, मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, हर चीज जीरो से शुरू कर करके आगे बढ़ाएंगे। अब आप सुनते जाना बस बात को और समझते जाना।
एक शब्द होता है बच्चों गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो बॉडी गैमेट का फॉर्मेशन करती है उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा साहब? गैमेट। ठीक है, खास बात गैमेटोफाइट हमेशा होता है एन। गैमेट हमेशा होता है एन। एन से एन बनाना हो, कौन सा डिवीजन कराएंगे? माइटोसिस। तो कुछ एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं साहब, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट, जो बॉडी गैमेट का प्रोडक्शन करती है उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेट बोथ आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। और तीसरा, गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तीन बातें मैं वापस रिपीट करता हूं, समझना। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेट बोथ आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। और गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे एक वर्ड और होता है, इसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो बॉडी स्पोर का प्रोडक्शन करती है उसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? स्पोर। खास बात, स्पोर हमेशा होता है एन, स्पोरोफाइट होता है 2n। ठीक है, स्पोरोफाइट में मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर। ठीक है, चलिए, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो बॉडी स्पोर का प्रोडक्शन करती है उसे बोलते हैं हम स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। ठीक है, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, व्हाइल स्पोरोफाइट ऑलवेज एंड ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है, एक प्लांट को अगर अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है तो इन दोनों का आना जरूरी है, जो बातें मैंने आपके सामने रखी है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। गैमेट के स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेट के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है, और एक प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा होता है। अगर एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करना, अगर एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है तो उस प्लांट के लाइफ में ये 4 स्टेजेस और 4 प्रोसेस का आना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ में ये 4 स्टेजेस और 4 प्रोसेस नहीं आए तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। वो ब्रायो हो, वो टेरिडो हो, वो जिम्नो हो, वो एंजियो हो, अगर एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है तो ये 4 स्टेजेस 4 प्रोसेस का आना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ में ये 4 स्टेजेस 4 प्रोसेस नहीं आए तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। 4 स्टेजेस कौन कौन सी? गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोरोफाइट, स्पोर। 4 प्रोसेस कौन से? माइटोसिस, फ्यूजन, मियोसिस और जर्मिनेशन। एक प्लांट की लाइफ में 4 स्टेजेस 4 प्रोसेस का आना जरूरी है, तब जाकर उसका लाइफ साइकिल पूरा होगा। इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 4 स्टेजेस 4 प्रोसेस का होना जरूरी है। हाँ, जैसे जैसे हम ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टेजेस और प्रोसेस दोनों बढ़ेंगे। गैमेटोफाइट, गैमेट के बीच में आएंगे सेक्स ऑर्गन्स, एंथेरिया, आर्किगोनिया। गैमेट स्पोरोफाइट के बीच में आएगा जाइगोट, एम्ब्रियो। स्पोरोफाइट स्पोर के बीच में आएगा स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल। स्पोर गैमेटोफाइट के बीच में आएगा प्रोटोनियम, बट अब नंबर ऑफ स्टेजेस और प्रोसेस दोनों बढ़ेंगे। इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 4 स्टेजेस 4 प्रोसेस का होना जरूरी है। बच्चा बोलता है गुरुजी वो तो समझ में आई सारी बात आपकी, लेकिन ये बताओ साइक्लिक प्रोसेस है, शुरू कहां से करेंगे? यही बात बस आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा में शुरू करेंगे यहां से, और ये याद रखने के लिए यहां से शुरू करना है। आप ये याद रखना, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। इसी तरह से जब हम टेरिडोजम नेंजो के बारे में बात करेंगे तो शुरू करेंगे यहां से। बस ये स्टार्टिंग पॉइंट ही हमको याद रखना है, और याद रखने के लिए बस याद रख लो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। अब ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख करके समझ, जहां से चले वापस वहीं पहुंचे तो एक लाइफ साइकिल पूरा। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, गैमेट के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनते हैं, और स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। जहां से चले वापस वहीं पहुंचे, एक लाइफ साइकिल पूरा। इसी तरह से टेरिडोजम नेंजो का लाइफ साइकिल बोलो। टेरिडोजुम्नो एंजियो में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनते हैं, स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, और गैमेट के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनता है। तो ये एक प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा। ठीक है,
अब बच्चा पूरा लाइफ साइकिल पढ़ लेता है, लेकिन कुछ एक पॉइंट उसके दिमाग में क्लियर नहीं होते, वो क्लियर करते हैं। किसी बच्चे से पूछो बेटा गैमेटोफाइट और गैमेटोफिटिक जनरेशन एक ही चीज है या इनमें कुछ फर्क है, उसके मुंह से तबाक से निकलता सर एक ही चीज है। नहीं बच्चों, इनमें डिफरेंस है, बताता हूं सुनना। all haploid stages in a life cycle all haploid stages in a life cycle represent gametophytic generation all haploid stages in a life cycle represent gametophytic generation एक लाइफ साइकिल में जितनी भी हैप्लॉइड स्टेजेस होती है वो सब gametophytic जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। एक डमी लाइफ साइकिल जो मैंने आपकी स्क्रीन पर बनाया हुआ है, आप बताएंगे इस डमी लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस हैं जो gametophytic जनरेशन को रिप्रेजेंट करें, प्लीज रिप्लाई। 3, शाबाश, बहुत बढ़िया। स्पोर, गेमेटोफाइट और गैमेट, ठीक है। तो ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन ए लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट गेमेटोफिटिक जनरेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, गेमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन, ऑलवेज गेमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, गेमेटोफाइट नेकेड आई से देखा जा सकता है, लेकिन क्या एक बार में पूरी गेमेटोफिटिक जनरेशन नेकेड आई से नजर आएगी? नहीं, एक बार में कोई एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज नजर आएगी, पूरी गेमेटोफिटिक जनरेशन नजर नहीं आएगी। ऐसे समझो, क्यों? आपको स्पोर नजर आ रहा है तो मेरा दावा है गेमेटोफाइट नजर नहीं आएगा, लेकिन स्पोर ने जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बना दिया तो आपको गेमेटोफाइट दिखेगा, स्पोर नहीं दिखेगा। अब देखो इस गेमेटोफाइट के ऊपर आपको एन3डी आर्किया सेक्स ऑर्गन भी दिखेंगे, सेक्स ऑर्गन गैमेट भी दिखेगा, तीन चीजें एक साथ दिख रही है, गेमेटोफाइट दिख रहा है, एन3डी आर्किया दिख रही है, गैमेट दिख रहा है, लेकिन क्या पूरी गेमेटोफिटिक जनरेशन दिख रही है क्या? वापस रिपीट करता हूं, ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन ए लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। और तीसरा, गैमेटोफाइट नेकेड आई से नजर आता है, लेकिन गैमेटोफिटिक जनरेशन एक बार में पूरी नजर नहीं आएगी, कोई एक स्टेज, कोई 2 स्टेज, कोई 3 स्टेज नजर आएगी, सारी नजर नहीं आएगी। इसी तरह से एक शब्द और होता है बच्चों, स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो भी बातें मैंने अभी आपको ऊपर बोली है सब इसके ऊपर एप्लीकेबल है, बस यहाँ हैप्लॉइड की जगह क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। तो all diploid stages in a life cycle represent sporophytic generation. Sporophyte is a part of sporophytic generation. स्पोरोफाइट नेकेड आई से नजर आएगा, लेकिन गेमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन एक बार में पूरी नजर नहीं आएगी, एक बार में कोई एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज नजर आएगी, सारी नजर नहीं आएगी। खास बात यह है बच्चों, एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इन दोनों जनरेशन से होकर गुजरना जरूरी है। एक प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इन दोनों जनरेशन से होकर गुजरना जरूरी है। अगर एक प्लांट की लाइफ में दोनों जनरेशन नहीं आई तो किसी भी सूरत में उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। आप में से कोई मुझे बताएगा कि गेमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन लाने के लिए क्या कराना पड़ेगा? कैसे गेमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगी? बताओ। शाबाश, फ्यूजन। एन एन मिलकर के 2n बनाते हैं, कभी भी 2n मिलकर के 4n नहीं बनाएंगे। और अगर मेरे को स्पोरोफिटिक जनरेशन से गेमेटोफिटिक जनरेशन पर जाना हो तो ऐसा क्या कराऊंगा जिससे स्पोरोफिटिक जनरेशन से गेमेटोफिटिक जनरेशन आ जाएगी? बताओ। मियोसिस, ठीक है। एन को 2n में कन्वर्ट करना हो फ्यूजन, और 2n को n में कन्वर्ट करना हो मियोसिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को लेकर के भी बच्चों में कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर कर दूं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि n के बाद 2n का आना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि गेमेटोफिटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन का आना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है जिस जनरेशन से आप चले वापस उसी जनरेशन पर पहुंचे तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा। n से 2n देन n तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा, 2n से n देन 2n तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा, स्पोरोफिटिक जनरेशन से गेमेटोफिटिक जनरेशन देन स्पोरोफिटिक जनरेशन तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा। तो ध्यान रखना, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है जहां से चले वापस वहीं पहुंचे। साधारण शब्दों में समझाऊं, जब तक किसी भी लाइफ में फ्यूजन और मियोसिस नहीं होगा तब तक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा नहीं होगा। अब कहीं से भी चल लो आप, एन से चलोगे तो पहले कराओगे आप फ्यूजन, उसके बाद कराओगे मियोसिस, 2n से चलोगे तो पहले कराओगे मियोसिस फिर कराओगे फ्यूजन। तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पूरा करने के लिए 2 प्रोसेस का होना जरूरी है, फ्यूजन और मियोसिस। तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 प्रोसेस होने जरूरी है, फ्यूजन और मियोसिस। अगर आप n से चल रहे हैं तो पहले फ्यूजन फिर मियोसिस, अगर आप 2n से चल रहे हैं तो पहले मियोसिस फिर फ्यूजन होगा। क्लियर है? चले अब कुछ एक बातें बताना। अगर एक ऐसा एरो का निशान आपको दिया जाए और इसके ऊपर लिखा हो मियोसिस, तो बताओ एरो के आगे n होगा या 2n होगा?
बताओ, शाबाश। Meiosis always and always occur in diploid cell and produce haploid cell. Meiosis always and always occur in diploid cell and produce haploid cell. तो मैं इसे लिख सकता हूं, it is a first stage of गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, अब इमेजिन करो बच्चों, आपको ये सिचुएशन दी जाए, एक एरो का निशान बनाया जाए जिसके ऊपर लिखा हो फ्यूजन। तो बताओ, एरो के ठीक आगे क्या लिखेगा, एन या 2n? एरो के ठीक आगे क्या लिखेगा, वेरी गुड, एन एन मिलके हमेशा क्या बनाएंगे, 2n। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इट इज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। और यहां पर क्या लिखूंगा, लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। क्लियर है, ये दोनों चीज याद रखना। फ्यूजन और मियोसिस दो ऐसे प्रोसेस हैं जिससे प्लॉइडी चेंज होती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप रिप्लाई करना। ये एक लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में आपको दिखा रहा हूं, ए, देन बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और ए। ये एक लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है एम, एम फॉर मियोसिस, यहां पर मैंने लिखा है मैंने एफ, एफ फॉर फ्यूजन। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से देख लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी क्वेश्चन पूछा कि हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या पूछ रहे हैं। ये एक लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस है, ए से लेकर जे तक, जिसमें बी और सी के बीच में मियोसिस हो रहा है और आई और जे के बीच में फ्यूजन हो रहा है। देख लिया, चलो अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देते जाओ। दिए गई लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, शाबाश, गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है सी। गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज को आई। ठीक, स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे। और स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज को बी। यही बताया भी ऊपर, मियोसिस और फ्यूजन चीज आ गई। चलो आप बताओ, यहां पर कौन सी जनरेशन डोमिनेंट होगी, यहां पर कौन सी जनरेशन डोमिनेंट होगी, ओ राम, गैमेटोफाइट 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 हैप्लॉइड गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट, वाओ, वाह यार, सबका जवाब गलत है। कांट से, शिवांगी ने लिखा है बस, कांट से, शाबाश, बाकी सबका जवाब गैमेटोफाइट है। एक बच्चे का जवाब सही है बस, विकास ने लिखा है पता नहीं। चले जी, बहुत बढ़िया। अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप सबने जवाब दिया साहब गैमेटोफिटिक जनरेशन, जबकि इसका जवाब ये होगा, कह नहीं सकते। एक बात बोल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट जनरेशंस आर बेस्ड ऑन टाइम, नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस। ध्यान देना, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट जनरेशंस आर बेस्ड ऑन टाइम, नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस। कभी ऐसा गलती नहीं करना कि नंबर ऑफ स्टेजेस गिन करके आप जनरेशन को डोमिनेंट डिपेंड बना दे। डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट जनरेशन टाइम पर बेस्ड होती है। मैं कहूं सी से लेकर आई तक पहुंचने में 1 महीना और जे से लेकर बी तक पहुंचने में 11 महीने लगते हैं, तो डोमिनेंट जनरेशन कौन सी हुई, स्पोरोफिटिक जनरेशन। ध्यान देना, डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट
डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट generations are based on time, not based on number of stages. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। चलिए, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी जैसे कि मैंने आपको बताया गेमेटोफाइट होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है और ये गेमेट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मल्टी सेलर एंड जैकेटेड होते हैं। इस तरह से चारों तरफ स्ट्रेल सेल्स की जैकेट होती है जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है, और ये मल्टी सेलुलर नेचर होती है। मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रीडियम। मेल गैमेट यहाँ पर कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता है, इस टाइप से। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। आर्किगोनिया यहाँ से शुरू हुई है, जिम्नोस्पर्म तक जाएगी। जिन ग्रुप में आर्किगोनिया मिलती है उसे बोलते हैं आर्किगोनिएटी। तो आर्किगोनिएटी में कौन कौन आएंगे? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमेट जो होता है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है। फर्टिलाइजेशन उगेमस टाइप होता है। मेल गैमेट छोटा और मोटाइल है, फीमेल गैमेट बड़ा और इमोटाइल है, और गैमेट का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है। जूडोगेमस टाइप सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है, मतलब मेल गैमेट छोटा और मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट बड़ा और इमोटाइल होता है, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक वाटर के हेल्प से तैरता हुआ जाएगा। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जूडोगेमस। जब मेल गैमेट छोटा और मोटाइल हो, फीमेल गैमेट बड़ा और इमोटाइल हो, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक वाटर के हेल्प से तैरता हुआ जाएगा, इस टाइप का फर्टिलाइजेशन जूडोगेमी। जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो। क्यों? जाइगोट में होता है माइटोसिस, और जब भी जाइगोट में माइटोसिस होगा किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का। ब्रायोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो बनता है क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट माइटोसिस से होता है। थैलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं बनता क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट मियोसिस से होता है। ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? गेमेट। और गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं आर्किगोनिया। सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। ठीक है, एंथ्रीडिया में डेवलप होता है मेल गेमेट जिसे बोलते हैं एंथ्रोजोइड। ये देखो एंथ्रोजोइड कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता है। आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होगा एग। मेल गेमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाएगा। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जूडोगेमी। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। जाइगोट में अभी तक क्या होता था? मियोसिस, इसलिए क्या नहीं बनता था? एम्ब्रियो। अब क्या होगा? माइटोसिस, इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से डेवलप होगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर। और स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा में स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, ब्रायोफाइटा में तीन क्लासेस होती है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेराटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इन तीन क्लास में स्पोर का जर्मिनेशन दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट जर्मिनेशन की बात करें तो देखो आप, डायरेक्ट जर्मिनेशन में एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक गेमेटोफाइट बनाता है, यह है डायरेक्ट जर्मिनेशन। जबकि मॉस के अंदर होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन से एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है। इस मल्टी सेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोनिमा। इसके ऊपर डेवलप होती है बड, और हर बड जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगी? गेमेटोफाइट। यह है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। बताओ सर्वाइवल के हिसाब से कौन सा जर्मिनेशन अच्छा हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? लिखो, सर्वाइवल के हिसाब से कौन सा जर्मिनेशन अच्छा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, शाबाश। क्योंकि डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है? एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक गेमेटोफाइट बनाएगा। डायरेक्ट में क्या होगा? एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक गेमेटोफाइट बनाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा? एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसे इस मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर पर रखती है बर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हर बर्ड इमोटाइल होती है, जहां बनेगी वहीं जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बनाएगी। तो देखो एक स्पोर से कितनी बर्ड बन गई? 10, और 10 बर्ड से कितने गेमेटोफाइट बने? 10। तो सर्वाइवल के लिए कौन सा जर्मिनेशन अच्छा हुआ? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन अच्छा हुआ। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी थी गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो गेमेट प्रोड्यूस करती है, और गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया में डेवलप होता है एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता है। आर्किगोनिया में डेवलप होता है एग। मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाएगा। इस टाइप का फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जूडोगेमी। मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में अभी तक होता था मियोसिस, इसलिए क्या नहीं बनता था? एम्ब्रियो। अब होगा माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो चीज होती है जो स्पोर का प्रोडक्शन करती है, इसके लिए इनके अंदर डेवलप होगी स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर।
स्पोर का जर्मिनेशन दो टाइप से, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, दूसरे बोलते हैं इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है उसमें एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक गेमेटोफाइट बनाता है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है उसमें एक स्पोर जर्मिनेट होकर के एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा पर डेवलप होती है बड, और हर बड जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाएगी। सर्वाइवल के लिए कौन सा जर्मिनेशन अच्छा? इनडायरेक्ट। इसी वजह से मॉस गिगेरियस नेचर शो करते हैं। गिगेरियस मतलब फाउंड इन ग्रुप। चलिए आगे बात करते हैं। ये गेमेटोफिटिक जनरेशन है और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब बताओ गेमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गेमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? शाबाश, ठीक है, स्पोर। और गेमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गैमेट्स, ठीक है। स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जाइगोट। और लास्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोर मदर सेल। ठीक, चले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट ओगेमस, मैंने बताया मेल गेमेट छोटा और मोटाइल है, फीमेल गेमेट बड़ा और इमोटाइल है, और गेमेट का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन्स में हो रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोइडिक होता है। देखो मैंने आपको बताया था हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल क्या होता है। 100 डेज का लाइफ साइकिल हो तो 100 में से 99 डेज एन में है और एक दिन हम 2n में है, तो 99 डेज के रेस्पेक्ट में एक दिन नेग्लिजिबल है, इसलिए लाइफ साइकिल का टाइप क्या होगा? हैप्लोडिप्लोइडिक। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, अगर 100 डेज का लाइफ साइकिल माने तो 100 में से हम 80 डेज तो हैप्लॉइड फेज में है, लेकिन 20 डेज हम डिप्लॉइड फेज में। अब वहां तो 99 वन था, तो 99 के रेस्पेक्ट में एक दिन नेग्लिजिबल हुआ। अब यहाँ पर 80-20 का रेशो आ गया। अब 80 डेज गेमेटोफिटिक हैप्लॉइड स्टेज रहती है, लेकिन 20 डेज स्पोरोफिटिक जनरेशन रहती है। अब 2n या डिप्लॉइड फेज इतने कम टाइम के लिए नहीं है कि हम उसे इग्नोर कर दें, इसलिए इस तरह के लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक। हैप्लो आगे लिखने के पीछे रीजन है ये डोमिनेंट है, डिप्लो पीछे लिखने के पीछे रीजन है इतना कम टाइम के लिए नहीं है कि इसे इग्नोर कर दें। 99 वन में हमने वन को इग्नोर किया, इसलिए हैप्लोडिक। यहाँ पर 80 डेज तो हम गेमेटोफिटिक जनरेशन में है, जबकि 20 डेज हम स्पोरोफिटिक जनरेशन में। डिप्लॉइड फेज इतने कम टाइम के लिए नहीं है कि उसे इग्नोर कर दे, इसलिए इस तरह के लाइफ साइकिल को हम लिखते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक। उल्टा कर दो, डिप्लो हैप्लोडिक मतलब डिप्लॉइड डोमिनेंट होगा, लेकिन हैप्लॉइड इतने कम टाइम के लिए नहीं होगा कि उसे इग्नोर कर दे, इसलिए लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लो हैप्लोडिक। तो ब्रायोफाइटा में होता है हैप्लोडिप्लोइडिक, टेरिडो में होता है डिप्लो हैप्लोडिक। In bryophyte, sporophyte is depend on gametophyte. This is a unique character of bryophyte. पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक आप चले जाए, कहीं भी आपको स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्रायोफाइटा में होता है। क्या मतलब है स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट? आओ देखो, ये है बच्चों गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करता है? गेमेट। और गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन हमेशा ऊपर मल्टीसेलर एंड जैकेटेड, और मेल सेक्स ऑर्गन हमेशा नीचे मल्टीसेलर एंड जैकेटेड। तो ये है आर्किगोनिया और ये एंथ्रिडिया। आर्किगोनिया अंदर डेवलप होता है एग, और एंथ्रिडिया के अंदर डेवलप होता है एंथ्रोजोइड कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों गैमेट बन रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? पहले मेल को बॉडी से हट निकाल दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जब एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। इसके लिए क्या करते हैं? मैच्योरेशन टाइमिंग डिफर कर देते हैं। पहले किसे मैच्योर कराएंगे? मेल को, ठीक है, और मेल को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ये किसी दूसरी आर्किगोनिया में जाएगा और फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगा। अब कोई मेल गैमेट बाहर से चलता हुआ इनके पास आएगा, ये देखो कोमा शेप है, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक वाटर की हेल्प से तैरता हुआ जाएगा, और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक वाटर की हेल्प से तैरता हुआ जाएगा, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जूडोगेमी। और मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा था? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ये बना जाइगोट साहब, ठीक है। अब देखो इस जाइगोट में अब एक सिस्टमेटिक वे में डिवीजन होगा। सबसे पहला होता है ट्रांसफर डिवीजन। कितनी सेल बनी? 2। फिर होगा इसमें वर्टिकल डिवीजन। कितनी सेल बनेगी? 4। फिर होगा इसमें वर्टिकल, लेकिन पहले वाले के परपेंडिकुलर। कितनी सेल बनेगी? 8, ठीक।
अमित, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ध्यान रखना एल्गी के बाद में फर्टिलाइजेशन का टाइप परमानेंट इंटरनल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गेमेट बॉडी से बाहर जाता है, फीमेल गेमेट बॉडी के अंदर रहता है। एल्गी में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ब्रायोटेरिडोजम में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा हमेशा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गेमेट बॉडी के बाहर जाएगा, फीमेल गेमेट बॉडी के बाहर नहीं जाता, वो वहीं पर रहता है, जहां फीमेल गेमेट होगा वहीं पर जाएगा उनका फॉर्मेशन होगा। इसलिए देखो मैंने मेल को बाहर निकाल दिया, कोई मेल गेमेट पानी की मदद से तैरता हुआ इनके पास आएगा, फ्यूज होकर जाएगा। 8 सेल बन गई साहब, 8 सेल। अब इसके अंदर होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है सेल के पैरेलल जो डिवीजन होता है, जिससे बनती है 16 सेल। ए बी सी डी, 4 सामने और 4 इसके पीछे, 1 2 3 4, 4 सामने और 4 इसके पीछे, टोटल 16 सेल बन गई। बाहर वाली सेल को बोलते हैं हम एम्फीथीसियम, और अंदर वाली सेल को हम बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, ये बाहर वाली 8, ये अंदर वाली 8। ठीक है, समझना बात को। इमेजिन करो आपके हाथ में एक एप्पल है, ये एप्पल जायगोट हो गया। पहला डिवीजन लगता है ऐसे, कितने टुकड़े हुए? 2। इन दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ दो। दूसरा डिवीजन लगता है ऐसे, कितने टुकड़े हो गए? 4। तीसरा लगता है इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यूं। पहला वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल, लेकिन पहले वाले के परपेंडिकुलर, कितने टुकड़े हो गए? 16। 16 नहीं हुए भाई, 8 हुए। दोबारा देखो, 1 2 और 3। ठीक। अब देखो हर टुकड़े के अंदर कुछ खाने वाला पार्ट होगा, कुछ फेंकने वाला पार्ट होगा। फेंकने वाले पार्ट को चाकू से अलग करेंगे तो कितने टुकड़े हो गए? 16। 8 खाने वाले और 8 फेंकने वाले। जो खाने वाले हैं उसको बोलते हैं एम्फीथीसियम, जो फेंकने वाले उसे बोलते हैं एंडोथीसियम। अब ये एम्फीथीसियम एंडोथीसियम सेल्स बार 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 डिवाइड होती है, और फाइनली क्या बनाएंगे साहब? स्पोरोफाइट। मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर। अब इमेजिन करो, ये पूरा की पूरा डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है? आर्किगोनिया में। समझना बात को, देखो ये गेमेटोफाइट है, इस गेमेटोफाइट पर ये आर्किगोनिया लगी हुई है। ठीक है, अब इस आर्किगोनिया में मेल फीमेल के फ्यूजन से क्या बना है? जाइगोट। ये जाइगोट है। अब देखो ये गेमेटोफाइट, ये आर्किगोनिया, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे चलकर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। पूरे प्लांट किंगडम में ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होगा? स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जिम्नोस्पर्म में उल्टा हो जाएगा। देखो ये है गेमेटोफाइट, ये है स्पोरोफाइट। ये है गेमेटोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, ये गेमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में उल्टा हो जाएगा। तो पूरे प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा ऐसा मिला ना जिसमें स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि टेरिडोफाइटा में दोनों अलग अलग है, और जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर चला जाएगा। इट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट कि स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। The germination of spore. The germination of spore in moss is indirect. In moss, the multicellular filamentous form after the germination of spore. एल्गी में क्या होता है? एल्गी में मेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है। सर एग्जाम में कहां तक आएगा? जहां तक पढ़ा देंगे पूरी डाइवर्सिटी आएगी, चिंता मत करो। इस फिलामेंट को बोलते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा पर लगती है बर्ड, और हर बर्ड डेवलप होकर बनाएगी गेमेटोफाइट। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इज बेस्ट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि नंबर ऑफ ज्यादा होगा। किसी ने पूछा था कि सर कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, तो बेटा अभी तो यहाँ जिंदा रहने का संघर्ष चल रहा है, उसके बाद फिर कंपटीशन की बात आती है। अभी तो पूरी दुनिया खाली है साहब, और आपको ही आगे बढ़ना है। ठीक है, चले जी। मॉस गिगेरियस नेचर शो करते हैं। गिगेरियस नेचर का मतलब होता है फाउंड इन ग्रुप, ग्रुप में मिलते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर भीड़ होती है। ये बात ध्यान रखना। स्पोर के अलावा कोई भी मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। Protonema develop from the spore in primary protonema, and protonema develop from the other part other than spore is called secondary protonema. ऐसे समझो आप, यह है स्पोर, इस स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, स्पोर के जर्मिनेशन से मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है, इसे बोलते हैं प्रोटोनिमा। इस प्रोटोनिमा का डेवलप होती है बर्ड। हर बर्ड
डेवलप होकर के क्या बनाएगी, गैमेटोफाइट। ऐसा सारे मॉस में होता है, ठीक है, इस बर्ड से बनेगा गैमेटोफाइट। कभी कभी क्या होता है, ये बर्ड जर्मिनेट होकर के मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाती है गैमेटोफाइट बनाने के लिए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर डेवलप होती है साहब बर्ड, लेटरल बर्ड बोलते हैं, जो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगी, गैमेटोफाइट। एक लाइन याद कर लो, स्पोर के जर्मिनेशन से जो मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाए उन सबको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। किसके से बन सकता है, देखो प्रोटोनिमा की बर्ड से बन रहा है तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंट से बने तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंट से बने तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बर्ड से बने तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। स्पोर के अलावा कोई भी मल्टीसेलुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर बनेगी तो वो कहलाएगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसोरोटॉप्सिडा और ब्रायोफिटा, जिसे हम प्यार से लिवर बर्ड, हॉर्न बर्ड और मॉस बोलते हैं। हैबिटेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर टेरेस्ट्रियल, फ्यू आर एक्वेटिक। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कुछ मेंबर आज भी एक्वेटिक है, वो यही है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर मिलते हैं। शियोफाइट्स ये भी टेरेस्ट्रियल है, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर मिलते हैं। थैलस की बात करूं तो प्लांट बॉडी ग्रीन होती है, प्रोस्ट्रेट होती है इस तरह से जमीन पर आड़ी पड़ी हुई। डॉर्सी वेंट्रल होती है, 2 सरफेस होती है, डॉर्सल और वेंट्रल। तो डॉर्सी वेंट्रल होती है, जमीन पर पड़ी हुई होती है। सेम एंथोसेरोटॉप्सिडा में यहाँ पर ग्रीन लीफी, फिर बोल रहा हूं इट इज नॉट ट्रू लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फंक्शन में सेम है, ओरिजिन में डिफरेंट है। ट्रू लीफ पहली बार टेरिडोफाइटा में बनी, ठीक, अपराइट होती है। ये थोड़े से उठे, ये जमीन पे थे ना, ये जमीन से थोड़े से उठ गए, लेकिन इसकी मैक्सिमम हाइट 45 सेंटीमीटर ही होती है। स्केल्स क्या होते हैं, देखो ये सपोज करो पॉन्ड है, वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी के पास की जमीन है। अब देखो पानी जब हिचकोले खाकर किनारे पर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा है आपका गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट। तो ये पानी जब किनारे पर आता है तो ब्रायोफाइट ऊपर उठता है और जमीन से टकराता है। अब ये टकरा टकरा करके कट फट ना जाए, इसके लिए इसको भगवान ने दिए स्केल्स। तो स्केल्स मल्टीसेलुलर होते हैं और इनका काम है प्रोटेक्शन, ये थैलस को कटने फटने से बचाते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ लो भगवान ने आपको नेल्स दिए, काहे के लिए, खाने के लिए, खुजाने के लिए, दूसरे का मुंह नोचने के लिए, नेल पेंट लगाने के लिए नहीं। जब किसी भी रफ सरफेस से आप किसी भी चीज को उठाए तो आपकी उंगलियां कट फट के छोटी ना हो जाए। तो इसीलिए लिवर बर्ड में होते हैं स्केल्स, वो जमीन के कांटेक्ट में आते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो उन्हें कटने फटने से बचाते हैं। फिर सर ऐसा हॉर्न बर्ड और मॉस में नहीं होता क्या, नहीं, हॉर्न बर्ड और मॉस के अंदर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। थैलस की मोटाई इतनी ज्यादा कर दी गई है कि जमीन से टकरा टकरा के वो कटता फटता नहीं। राइजोर्स यूनिसेलुलर अनब्रांच होते हैं, या भी यूनिसेलुलर अनब्रांच होते हैं, लेकिन मॉस में मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं। ब्रांचिंग विचारों में थोड़ी सी जल्दबाजी में हुई, यहाँ पर जो सेप्टा बनता है वो सीधा नहीं बन करके तिरछा बनता है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टा, ध्यान देना, ठीक है, ये ऑब्लिक सेप्टा है। एग्जामिनर बोल दे एक ब्रायोफाइट जिसके राइजोर्स में ऑब्लिक सेप्टा मौजूद है, आग बीच से चिपक देना मॉस, मॉस के अलावा ऑब्लिक सेप्टा कहीं देखने को नहीं मिलता है। स्पोरोफाइट की बात करें तो सिंपल होता है, इनकम्प्लीट स्पोरोफाइट होता है रिक्सिया का, सिर्फ कैप्सूल का बना होता है। बाकी सारे लिवर बर्ड का जो स्पोरोफाइट होता है ये फूड सीटा कैप्सूल से मिलकर के बना होता है। ये कंप्लीट पैरासाइट होता है, किसकी चीज के लिए, फूड, वाटर और हैबिटेट। रहता भी यही है, खाता भी यही है, पीता भी यही है, ठीक है। कैसा दिखता है, ये है कैप्सूल, ये सीटा और ये फुट, ये कैप्सूल, ये सीटा और ये फुट, ठीक है, 100%। जबकि जो कैरेक्सिया होता है वो सिर्फ कैप्सूल का बना होता है, इसमें फूड सीटा नहीं होता, ठीक। एंथोसेरोटॉप्सिटा की बात करें मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, आ जाओ। इनकम्प्लीट स्पोरोफाइट है, फुट और कैप्सूल का बना होता है, या सीटा एब्सेंट होता है। कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये है कैप्सूल और ये है फुट, ये है फुट और ये है कैप्सूल, ये कैप्सूल और ये फुट, यहाँ पर सीटा एब्सेंट होता है। खास बात पार्शियल पैरासाइट होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो डिपेंडेंसी किस किस पर रखेगा, डिपेंड वाटर और हैबिटेट पर, क्योंकि खाना तो ये खुद बना सकता है।
मॉल इलोबरेट होता है, कंप्लीट स्पोरोफाइट है, फुट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। देखो ये है कैप्सूल, ये सीटा होता है और ये फुट होता है। ये फुट, ये सीटा और ये कैप्सूल। खास बात ये भी पार्शियल पैरासाइट होता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, वाटर और हैबिटेट के लिए डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड। एग्जाम्पल की बात करें, रिक्शा फ्लैट होता है, पोरेला लीफ लाइक होता है। ये ट्रू लीफ नहीं होती, लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है जिसे एम्फिगेस्ट्रिया बोलते हैं। मार्गेंशिया लिवर लाइक होता है। एंथोसेरोस, इसके एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, डाउसोनिया और स्पेगनम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ने चाहा तो इस साल आपको एग्जाम में मिलेगा गेमा कप। इसके अंदर बनती है गेमी। गेमा कप क्या होता है? ये गेमा कप है, इसके अंदर छोटी छोटी सी मल्टी सेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल बर्ड्स होती है जो कुछ टाइम के बाद में प्लांट से डिटैच होती है और नया थैलस बनाती है। ध्यान देना, गेमी का फॉर्मेशन मार्किंचिया के अंदर होता है। ठीक है, ये है मार्किंचिया का गेमेटोफाइट, ये है गेमेटोफाइट ऑफ मार्किंचिया। ठीक है, इस मार्केंशिया के गेमेटोफाइट पर लगता है कप, इसके अंदर छोटी छोटी सी मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होती है, सही टाइम पर यहां से निकलती है और जेमिट होकर नया थैलस बनाती है। तो ध्यान रखना, गेमी इज अ कैरेक्टर ऑफ लिवर बर्ड और लिवर बर्ड में भी मार्केंशिया। ब्रायोफाइटा में आप देखोगे तो एक ही थैलस के ऊपर आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होंगे। जब एक बॉडी पर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं तो इसे बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, ये गेमेटोफाइट है, ये एंथ्रिडियम, ये आर्कियोड। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ध्यान रखना, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे होता है नॉर्मली। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, लेकिन ध्यान देना, मार्केंशिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम अलग अलग थैलस पर मौजूद होती है, डायस्ट्रियस कंडीशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। फोर का मतलब होता है बियर करना, जो आर्किगोनिया को बियर करता है उसे बोलते हैं आर्किगोनिया फोर, जो एंथ्रिडियम को बियर करता है उसे बोलते हैं एंथ्रिडियम फोर। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉस, पीट मॉस है, एक्चुअली ये दलदल पर लगे होते हैं। दलदल में डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया का नंबर बहुत कम होता है, तो इनका प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होता, हजारों सालों में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जिसका नाम है पीट। एब्जॉर्बेंट कॉटन, जबरदस्त वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इसके अंदर। आपको बता दूं, स्पेगनम अपने वजन से 18 गुना ज्यादा, 18 टाइम्स मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए इनका इस्तेमाल पैकिंग मटेरियल के तौर पर किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल, सीडलिंग्स, फ्लावर्स, लाइव प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इनमें जबरदस्त वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। ब्रायोफाइट जनरल लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शो करते हैं। देखो सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर्स हैं तो ये फूड प्रोवाइड कराते हैं हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। बैरन रॉक पर सबसे पहले जाता है लाइकेन, लाइकेन के बाद जाते हैं मॉस, लाइकेन में भी सबसे पहले जाएगा क्रस्टोस, फोलियोस, देन मॉस। ठीक, moss along with lichen are the first organism to colonize rock and hence great ecological importance। ये क्या काम करते हैं? ये soil formation का काम करते हैं। They decompose the rock making the substrate suitable for the growth of higher plant। इसके अलावा पानी की तेज बूंद मिट्टी के ऊपर गिरती है तो मिट्टी का कटाव होता है, सॉइल इरोजन बोलते हैं, इसे दूर करते हैं। अब सॉइल के ऊपर मॉस को बिछा दे तो अगर वाटर ड्रॉप गिरेगा तो मॉस पर गिरेगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। ठीक, अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। एनिमल में एम्फीबियन से ज्यादा एडवांस होते हैं रेप्टाइल्स, प्लांट में ब्रायोफाइटा से ज्यादा एडवांस होते हैं टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइटा को बोला है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए टेरिडोफाइटा को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं। हिडन सेक्स ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपके आंखों के सामने रख दूं, ये देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपकी आंखों के सामने रख दूं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक 50 बार बॉडी देख लोगे तो बता नहीं पाओगे ये सेक्स ऑर्गन है। इसको बोलते हैं हिडन सेक्स ऑर्गन। ठीक, जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा ये सेक्स ऑर्गन। जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा ये सेक्स ऑर्गन है। आप ऊपर से लेने तक 50 बार देख लो, आप पता नहीं कर पाओगे सेक्स ऑर्गन से। ये है हिडन सेक्स ऑर्गन। इसमें आते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में विजिबल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बिना किसी की मदद के आप बता दोगे ये सेक्स ऑर्गन्स है। आपको किसी भी एंजियोस्पर्मिंग प्लांट के सामने ले जाकर खड़ा कर दूं, बिना किसी की हेल्प के आप बता दोगे ये फ्लावर है।
मैं आपको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के सामने ले जाकर खड़ा कर दूं, बिना किसी की हेल्प के आप बता दोगे कि ये कौन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जहां पर सेक्स ऑर्गन्स विजिबल है वो है फेंड्रोगेम्स, और जहां सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इनमें से वेस्कुलर टिश्यू सिर्फ टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। इसकी अपोजिट टर्म होगी नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, और नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में आएंगे थैलोफाइट और ब्रायोफाइट। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू यहां पर देखने को मिले, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू बने तो पहली बार बने, ठीक है, इसलिए प्रिमिटिव नेचर के बने। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होती है, ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के नाम से जानते हैं, पहली बार वेस्कुलर टिश्यू बने, और जब पहली बार वेस्कुलर टिश्यू बने तो जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट थी। तो पहली बार वेस्कुलर टिश्यू यहां पर बने जाइलम और फ्लोएम, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, ठीक। सर प्लीज एक बार रिफ्रेश कर दीजिए भाई, विकास की इच्छा है तो मैं एक बार सिस्टम को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। आ गया, आया कि नहीं आया, स्लाइड आ गई। अरे यही हूँ, कहीं नहीं गया, मेरे को तो पानी पीना था, इस चक्कर में मैंने सिस्टम को रिफ्रेश किया था, है। चलिए जी, आ जाओ। यूजेस की बात करें तो मेडिसिनल मेडिसिनल यूज है इनका साहब, एज ए सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर क्यों बोलते हैं, साइंटिस्टों ने पहली बार रूट को देखा, ये मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करते हैं, इसीलिए इनको सॉइल बाइंडर बोले। क्योंकि देखो आप, अभी तक रूट नहीं थी, पहली बार साइंटिस्टों ने रूट देखी टेरिडोफाइट में, और रूट का काम देखा मिट्टी को पकड़ के रखने, ठीक है। एज ए ऑर्नामेंटल, किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर जाए या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के रिसेप्शन पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको जरूर टेरिडोफाइट में फर्न मिलेगा एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर, ठीक है। टेरिडोफाइट मोर एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट। आपको पता है टेरिडोफाइट लैंड प्लांट होते हैं, सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, ब्रायोफाइट सिर्फ लैंड प्लांट है। सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था लैंड पर सक्सेसफुल रहने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, पहला रूट और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू, दोनों टेरिडोफाइट के पास होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं, क्यों, क्योंकि इनका मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। यही कारण है कि टेरिडोफाइट कूल, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पर देखने को मिलते हैं। देखो, जिंदा रहना एक अलग बात है, लाइफ साइकिल पूरा करना एक अलग बात है। जिंदा रहना एक अलग बात है, लाइफ साइकिल पूरा करना एक अलग बात है। टेरिडोफाइटा को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर गाड़ दो, जिंदा रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं। टेरिडोफाइटा को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर गाड़ दो, जिंदा रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट है, प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, सीधा खड़ा रखेगी, मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करेगी। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि रेस्पेक्टिवली वाटर और फूड का कंडक्शन करने का काम करेंगे, जिंदा रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या टेरिडोफाइट दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना लाइफ साइकिल पूरा कर पाएगा, नहीं। सपोज करो आप एक टेरिडोफाइट प्लांट को लाकर के यहां पर करो, जिंदा रहेगा साहब, रूट है, वेस्कुलर टिश्यू है, रूट प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, सीधा खड़ा रखेगा। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि रेस्पेक्टिवली वाटर और फूड का कंडक्शन करेगा, ठीक। लेकिन क्या ये टेरिडोफाइट प्लांट यहां पर अपना लाइफ साइकिल पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्यों भाई, इस स्पोरोफाइट पर क्या स्पोरोफिल नहीं लगेगी, लगेगी। स्पोरोफिल में क्या स्पोरेंजा नहीं होगी, होगी। स्पोरेंजा में क्या स्पोर नहीं बनेंगे, बनेंगे। स्पोर क्या मैच्योर नहीं होंगे, होंगे। स्पोरेंजा क्या बस नहीं होगी, होगी। क्या स्पोर जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट नहीं बनाएगा नहीं बनेगा। स्पोर मॉइस्ट और शेडी प्लेस पर गिरेगा तो ही जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। अब यहां से स्पोर बन के गिरेगा कोटा स्टोन पर, ग्रेनाइट पर, टाइल पर, मार्बल पर, ये यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इमेजिन करो ये जो प्लांट आपने यहाँ पर ग्रो किया है, अगर ये इस प्लांट स्पीशीज का आखिरी प्लांट है, तो ये प्लांट स्पीशीज आपको तब तक देखने को मिलेगी जब तक इस प्लांट की लाइफ है। जैसे इस प्लांट की लाइफ खत्म हुई, ये प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्लियर है। जिंदा रहना एक अलग बात है, लाइफ साइकिल पूरा करने एक अलग बात है। टेरिडोफाइटा के बाद में रूट और वेस्कुलर टिश्यू थे, ये दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रह सकते थे, लेकिन मजबूरी में ये पानी के पास ही जिंदा रहे। क्यों, क्योंकि इनका मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। तो आपके सामने 3 टर्म हो गई, लैंड प्लांट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट और कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। अगर मैं आपसे लैंड प्लांट का एग्जांपल पूछूं तो लैंड प्लांट में आते हैं ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजिल, ये सब जमीन पर मिलते हैं, दे ऑल आर लैंड प्लांट, ठीक है। दूसरा
सक्सेसफुल एंड प्लांट, जिसके पास भी रूट और वेस्कुलर टिश्यू होगा वो सक्सेसफुल एंड प्लांट होगा। और रूट और वेस्कुलर टिश्यू कहां कहां देखने को मिला? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब सक्सेसफुल एंड प्लांट है। कंप्लीटली सक्सेसफुल एंड प्लांट, मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे भी जाएगा, पानी में तैर के नहीं जाएगा, इंसेक्ट से जाएगा, बर्ड से जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी से जाएगा, कैसे भी जाएगा हवा से उड़ता हुआ जाएगा, कैसे भी जाएगा, पानी में तैर के नहीं जाएगा। तो ध्यान देना, लैंड प्लांट में आते हैं ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। सक्सेसफुल लैंड प्लांट में टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, और कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे भी जाएगा, लेकिन पानी में तैर के नहीं जाएगा। ठीक प्लांट बॉडी की बात करें तो फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हुई रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर। देखो आप इनिशियली यहाँ पर जो रूट बनती है वो प्राइमरी रूट होती है, कुछ टाइम तक जिंदा रहती है, उसके बाद में इनको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? एडवेंटिशियल रूट से। स्टेम इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा, या फिर प्रोस्ट्रेट होता है, जमीन पर पड़ा। कुछ केसेस में स्टेम अंडरग्राउंड होता है, इसे बोलते हैं राइजोम। ये देखो आप यह है सॉइल, यह है स्टेम, यह है अंडरग्राउंड स्टेम, और इस अंडरग्राउंड स्टेम को ही हम बोलते हैं राइजोम। भगवान ने भी बहुत सोच समझ के दुनिया बनाई है साहब भगवान ने बहुत सोच समझ करके दुनिया बनाई। देखो राइजोम क्या काम आता है, देखो आप सपोज करो जानवरों के चलने से या आग लगने से सारा प्लांटेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो यहाँ पर रीप्लांटेशन कैसे जनरेट होगा? तो ये करना होता है राइजोम से। जो भी तबाही मची है, जो भी नुकसान हुआ है, जमीन के ऊपर हुआ है, नीचे नहीं हुआ है। जैसे इनके ऊपर वाटर गिरता है, वैसे यहाँ से वापस प्लांट डेवलप हो जाता है। और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो रीप्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, आप आगे पढ़ेंगे जाकर के। राइजोम है, रनर्स, सकर्स, और भी बहुत सारी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स ऐसी होती है जो रीप्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लीफ की बात करें तो साहब लीफ के बिहाफ पर साइंटिस्टों ने दो कैटेगरी बनाई। साइंटिस्टों ने एक्चुअली पहली बार रूट स्टेम लीफ देखी। अब रूट तो जमीन के नीचे चली गई, वो तो दिख नहीं रही, दो ही चीज नजर आ रही है, तो स्टेम नजर आ रहा है या लीफ नजर आ रही है। ठीक है, तो लीफ के बिहाफ पर इन्होंने दो कंडीशन बनाई। दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्टेम बड़ा हो, लीफ छोटी हो, या फिर लीफ बड़ी हो, स्टेम छोटा हो। अगर ये कंडीशन है, स्टेम बड़ा है और लीफ छोटी है, देखो स्टेम बड़ा है और लीफ छोटी है, तो ये कंडीशन कहलाती है माइक्रोफिलस। लीफ बड़ी है और स्टेम छोटा है, तो ये कंडीशन कहलाएगी मेगाफिलस। स्टेम इज स्मॉलर एंड लीव्स आर लार्ज, फर्न्स में, और ये सिलेजेनिया के। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। मैंने बताया स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, क्योंकि हमेशा डिप्लॉयड होगा और स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, किससे? मियोसिस से। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, केवल एक टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए, सिलेजेनेला साल्विनिया, मार्सिलिया एजोला, दो एड ऑन किए। एक और बता दूं, आइसोइटिस। कुल मिला के पूरे टेरिडोफाइटा जीनस में मात्र 8 जीनस ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं। 8 8 में से भी आपको बता दूं, दो एनसीईआरटी ने दिए और 3 एलएन ने आपको बताया। इसके अलावा ये 3 तो बाकी के आपसे कभी पूछे जाएंगे। ठीक, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस की क्या कैलकुलेशन है वो समझते हैं आप, समझना भाई। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर। और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के भी पर दो तरह के नेचर दिखा सकता है, या तो वो होमोस्पोरस होगा या फिर वो हेटेरोस्पोरस होगा। अब स्पोरोफाइट होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस है, इसका क्या मतलब होता है समझना। इसका मतलब है स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस किया स्पोर, इस स्पोर का होगा जर्मिनेशन, इस स्पोर का होगा जर्मिनेशन, इस जर्मिनेशन से बनेगा गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट। अब अगर इस गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इस गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, भाई दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है। स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस किया स्पोर, इसका हुआ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से बना गैमेटोफाइट, और इस गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप हुआ मेल गैमेट। अब यहां पर मेल गैमेट डेवलप हुआ तो यहां से सबके नाम तय होते हैं। देखो मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले गैमेटोफाइट को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने वाले स्पोर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इसी तरह से
एक स्पोर और यहां पर बनता है, इस स्पोर का भी हुआ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से बनेगा गेमेटोफाइट। सपोज करो इसने प्रोड्यूस किया फीमेल गेमेट, तो फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करने वाले गेमेटोफाइट को बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करने वाले स्पोर को बोलते हैं मेगा स्पोर। तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है जब स्पोरोफाइट ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करे जो जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाए और उस गेमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन हो, तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है। और जब स्पोरोफाइट ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करे जो जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बनाए और इस गेमेटोफाइट पर किसी एक टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन हो, तो स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है या हेट्रोस्पोरस है, इस बात का पता क्या स्पोरोफाइट को देख के चलता है? नहीं। क्या स्पोर को देख के चलता है? नहीं। गेमेटोफाइट को देख के चलता है? हाँ। ध्यान रखना, अगर एक गेमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन हो तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस, और एक गेमेटोफाइट पर किसी एक टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन हो तो स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस। ठीक है, ये बोलने से ज्यादा अच्छा है, अगर गेमेटोफाइट मोनोशियस है तो स्पोरोफाइट हमेशा होमोस्पोरस होगा, और अगर गेमेटोफाइट डायोशियस है तो स्पोरोफाइट हमेशा हेट्रोस्पोरस होगा। तो फिर बोल रहा हूं, स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है या हेट्रोस्पोरस है, इस बात का पता ना स्पोरोफाइट को देख के चलता है ना स्पोर को देख के चलता है, इस बात का पता हमेशा गेमेटोफाइट को देख के चलता है। अगर गेमेटोफाइट मोनोशियस है तो स्पोरोफाइट हमेशा होमोस्पोरस होगा, और अगर इस गेमेटोफाइट डायोशियस है तो स्पोरोफाइट हमेशा हेट्रोस्पोरस होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। जो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होते हैं वो होमोस्पोरस नेचर शो करते हैं। एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरस नेचर शो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ होमोस्पोरस नेचर के बारे में। हेट्रोस्पोरस नेचर की बात हम अगले टर्न पर करेंगे जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरस। तो आज जो मैं लाइफ साइकिल आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये सिर्फ होमोस्पोरस नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। आइए बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। जैसा कि मैंने बताया, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो चीज होती है, सर दोनों स्पोर का साइज सेम होता है क्या? साइज तो पता ही नहीं चलेगा ना बेटा, छोटे बड़ा बताते हैं सब किताबों में। तो जो का साइज छोटा होता है वो माइक्रो है, जिसका साइज बड़ा होता है वो मेगा है। तो सर स्पोर से भी तो पता चल रहा है। देखना बेटा, मैं जो पूछूं, इन दोनों में से कौन सा, ये कौन सा है, ये कौन सा है? तो आप बताएंगे पहला वाला साइज छोटा है, ये माइक्रो है, दूसरा वाला ये बड़ा है, मेगा है। अब बताओ इन दोनों के अंदर ये कौन सा? अब ये माइक्रो हो गया ना, और ये मेगा हो गया। तो क्या साइज चेंज होने से ही शेप बने? एक आम के पेड़ पर क्या सारे आम सेम आते हैं क्या? नहीं। तो ये आप अपन इस लेवल पर तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, इसलिए साइज का कोई मैटर करता ही नहीं। आ जाओ, चलिए। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है साहब। जैसे कि मैंने बताया, स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर। और स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होती है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजा को बियर करती है। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजा को बियर करती है। टेरिडोफाइटा में दो टाइप की लीव्स होती है। ट्रोपोफिल वो लीव्स होती है जो साल भर प्लांट पर लगती है और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, वो कभी स्पोरेंजा बियर नहीं करेगी। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजा को बियर करती है, इस पर डेवलप होती है स्पोरेंजा। स्पोरेंजा हमेशा स्पोरोफिल की एबैक्सियल सरफेस पर डेवलप होती है, इसको बोलते हैं एबैक्सियल सरफेस। स्पोरेंजा में मौजूद होती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर। स्पोर एन होता है भाई, ये 2n गलत प्रिंट हो गया, ध्यान रखना। ठीक, अब इस स्पोर का क्या होगा? जर्मिनेशन। मॉइस्ट सॉइल पर गिरेगा तो ही जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाएगा, हार्ड सरफेस पर गिरेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर बनने वाले गेमेटोफाइट को बोलते हैं प्यार से प्रोथेलस, और ये हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप। ठीक है, गेमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? गेमेट। गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनी। एंथ्रीडियम में डेवलप हुआ एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड यहाँ पर स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। ब्रायोफाइटा में कोमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता था, यहाँ पर स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। आर्किगोनी में डेवलप होगा एग। मेल गेमेट मोटाइल है, वाटर के रिच देखता हुआ फीमेल गेमेट तक जाएगा, इस टाइप का फर्टिलाइजेशन ज़ूडोगेमी। मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। जाइगोट में होगा माइटोसिस, माइटोसिस से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा स्पोर। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, और स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर डेवलप होती है लीफ।
इसको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजिया बियर करती है, और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन स्पोरोफिल की लोअर सरफेस पर होता है। स्पोरेंजिया में मौजूद होती है स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनते हैं स्पोर। ठीक, इस स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, जब ये मॉइस्ट सॉइल पर गिरेगा, जर्मिनेट होकर बनाएगा गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, गेमेट। इसके लिए डेवलप होते हैं इनमें सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रिडिया, फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रिडिया में डेवलप होगा एंथ्रोजॉइड, जो कि स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होगा एग। मेल गेमेट मोटाइल है, वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाएगा। इस टाइप का फर्टिलाइजेशन कहलाएगा ज़ूडोगेमी। मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। ये है स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज जाइगोट, स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज स्पोर मदर सेल, गेमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज स्पोर, गेमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज होती है गेमेट। यह है इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसे समझो, मैं स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफिल, ये स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर ये है स्पोर। ठीक, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर ये है स्पोर। अब देखो क्या होगा, जैसे ही स्पोर मेच्योर होगा, स्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है, स्पोर उड़ेगा बाहर, जहां गिरेगा वहां जर्मिनेट होगा, बनाएगा गेमेटोफाइट। ये है स्पोरोफाइट, ये है गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट का एक दूसरे से कोई रिलेशन है क्या? नहीं। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों? क्योंकि स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर हो रहा है। ब्रायोफाइटा में क्या हुआ था, जो गेमेटोफाइट होता है उसी पर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जाइगोट वहीं पर होता है। यह इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इट इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट कि गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगमस, आप जानते ही हैं, मेल गेमेट छोटा और मोटाइल है, फीमेल गेमेट बड़ा और मोटाइल है, और गेमेट का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन्स में हो रहा है। लाइफ साइकिल डिप्लोइप्लॉन्टिक, डोमिनेंट फेज 2n है, लेकिन हैप्लॉइड फेज इतने कम टाइम के लिए है कि उसे इग्नोर कर दे। लाइफ साइकिल का टाइप डिप्लोइप्लॉन्टिक। ये सारी चीजें जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाई है, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाता हूं आपको। देखो, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, दो लीफ, ट्रोपोफिल, स्पोरोफिल। ट्रोपोफिल साल भर प्लांट पर लगेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। स्पोर ये लेकिन स्पोरेंजिया कभी बियर नहीं करेगी। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजिया को बियर करती है। ठीक है, आप देखो, ये स्पोरोफिल, इसकी एबैक्सियल सरफेस पर ये यहां पर लगती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ग्रुप को बोलते हैं सोरस, और ग्रुप ऑफ सोरस इज कॉल्ड सोराइड। इस पर डेवलप होती है स्पोरेंजिया। इसमें होती है स्पोर मदर सेल, इसमें होगा मियोसिस, क्या बनेंगे स्पोर। स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन। स्पोर का जर्मिनेशन मैंने बताया एक्सोस्पोरिंग। स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर, इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। क्या बनेगा इससे साहब, गेमेटोफाइट। यहाँ पर जो गेमेटोफाइट होता है इसे प्रोथेलस बोलते हैं। हार्ट शेप गेमेटोफाइट है। ठीक है, ऊपर की तरफ आर्किगोनिया, नीचे की तरफ एंथ्रिडिया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन को चेंज किया है। फीमेल हमेशा ऊपर, मेल हमेशा नीचे। ठीक, आर्किगोनिया डेवलप होगा एग, एंथ्रोजॉइड में, एंथ्रिडिया में डेवलप होगा एंथ्रोजॉइड, स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड होगा। ठीक, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का टाइप ज़ूडोगेमी, जाइगोट से एग। ठीक, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन और ये गेमेटोफिटिक जनरेशन। चलिए अब बात करते हैं साहब गेमेटोफाइट और प्रोथेलस। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में कर रहे हैं। ठीक है, देखो, इनकॉन्स्पियस अस्पष्ट, क्लियर नहीं है। स्मॉल छोटा होता है, मल्टीसेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर हो रहा है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। कुछ टेरिडोफाइट में जो गेमेटोफाइट होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता है। नॉन वेस्कुलर होता है, ध्यान देना। पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म में कोई गेमेटोफाइट ऐसा नहीं है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होता हो। वेस्कुलर टिश्यू इज अ कैरेक्टर ऑफ स्पोरोफाइट, और वो भी कब, जब मेन प्लांट बॉडी की फॉर्म में। ब्रायोफाइटा में भी स्पोरोफाइट है, लेकिन वहां वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। मेन प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट कब से आया, टेरिडो से। तो टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में वेस्कुलर टिश्यू है। तो वेस्कुलर टिश्यू इज अ कैरेक्टर ऑफ स्पोरोफाइट कब, व्हेन दे आर मेन प्लांट बॉडी। ठीक, कोई गेमेटोफाइट एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक कोई गेमेटोफाइट ऐसा नहीं है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होता। ठीक, मोनोसियस कंडीशन होती है, मतलब एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों गेमेट या सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ये हार्ट शेप भी होता है, देखो आप देख रहे हो हार्ट शेप। मैंने तो मेरी शादी की सालगिरह पर धर्मपत्नी को ये दिया था। हम दोनों एक ही लाइन के, तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। मैडम भी बॉटनी से पढ़ी हुई है, मैं भी बॉटनी से पढ़ा हुआ हूँ, तो हम एक दूसरे की भावनाओं अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल हार्ट शेप होता है, बस फर्क इतना है
ये रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तुम्हारा वाला लाल का होता है। ठीक है, हाँ शादी तो बहुत टाइम हो गया। अरे यार हम तो हमारे बच्चों के नाम तो नोस्टो कहना भी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन वो तो क्या करें, सामाजिक मान्यता नहीं मिली। ठीक है, नहीं तो आज के डेट में हमारे तो नोस्टो कहना भी नहीं होते। चले जी, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। जनरल फीचर की बात करें, 4 क्लास यहाँ पर है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये मोस्ट प्रिमिटिव होता है, डिफरेंशिएट इनटू राइजोइड्स, राइजोम और स्केलेली। पूरे प्लांट किंगडम में एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं। यहाँ पर रूट नहीं होती, राइजोइड्स होते हैं। बाकी सब जगह पर मेन प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, ध्यान देना। फॉसिल जनरा है राइनिया हॉर्नियोफाइटन, सिर्फ एक लिविंग जनरा है जिसका नाम है साइलोटम। स्पोरोफिल्स एग्रीगेट एंड फॉर्म स्ट्रोबलाई और कोन, सारी सारी स्पोरोफिल्स इससे मिलकर के कोन बनाती है। ठीक है, एग्जांपल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, आइसोइटिस। स्टेम जॉइंट विद नोड एंड इंटरनोड, ये देखो ये स्टेम है, ये है नोड और ये है इंटरनोड और ये नोड। नोड इंटरनोड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेम बनाते हैं। ठीक, खास बात इनके स्टेम पर सिलिका प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में। जब जंगल में हवा चलती है तो दो हॉस्टाइल प्लांट में रगड़ लगती है, और जैसे ही दो हॉस्टाइल प्लांट में रगड़ लगती है जंगल में आग लगती है। तो ये भी जंगल में आग लगने का एक कारण है, इक्विसिटा। मैक्रोफिलस कंडीशन होती है, लीफ बड़ी होगी, स्टेम छोटा होता है। सर्सिनेट वेनेशन होता है, लीफ इस तरह से होती है, रोल होकर के ऐसे खुलती है, यह है सर्सिनेट वेनेशन। ठीक है, एग्जांपल टेरिस, टेरिडियम, एडिंटम को वॉकिंग फर्न बोलते हैं, एजोला साल्विनी। एजोला एक्वेटिक फर्न होता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। एडिंटम को मेड इन हैंड फर्न या वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। क्यों, बहुत तेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ लीफ टिप। ये सॉइल है, ये एडेंटम है, ये लीफ निकल रही है, लीफ ऊपर जाती है, बड़ी हो जाती है, वजन ज्यादा होने से नीचे की तरफ झुकती है, जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती है यहां से निकलती है एडवेंटिस रूट्स, फिर लीफ निकलेगी। जिस तरह से इस तरह से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये चल रहा है, जैसे ही लीफ का टिप सॉइल को छुएगा वहां से एडवेंटिस से रूट्स बाहर निकलती है। मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल कॉल रिजल्ट ऑफ फॉसिलाइजेशन ऑफ जायंट टेरिडोफाइट फर्न्स। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चले अब हेट्रोस्पोरी के बारे में बात करें साहब, इवोल्यूशन एनसीईआरटी लाइन है ये तो, बिल्कुल। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में 2 टाइप के स्पोर बनेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया, एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे को बोलते हैं मेगास्पोर। अब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या चीज होती है वो समझने की कोशिश करें। ठीक, जहां अपन ने बात करी स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर से, इसके आगे माइक्रो या मेगा लगा दो बस, बाकी सब सेम है। मेल स्पोरोफाइट, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर। इसी तरह से मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर मदर सेल, इस टाइप से। ठीक, बस और कुछ भी नहीं। सिलेजेनेला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एक और मैंने बताया था आपको, आइसोइटिस। ठीक, मेन प्लांट बॉडी की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, अभी तक अपन ने बात करी थी स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया और स्पोर। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, और इससे बनेगा मेल गेमेटोफाइट। इसी तरह से दूसरे साइड मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से फीमेल गेमेटोफाइट। सर एवरी संडे एक्स्ट्रा क्लास होगी? नहीं, कल कल ही एक्स्ट्रा क्लास होगी, क्योंकि आपको बैच मर्ज करने हैं इसलिए। सर पिछली स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट था वहां एक बार फिर से समझा दीजिए बेटा। आप यार ऐसे तो पीछे कैसे जाऊंगा, अभी अपन आगे चलते हैं। देखो, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ये ध्यान देना। इसी लाइन को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पर लगेगी माइक्रोस्पोरेंजिया, इस पर लगेगी मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजिया में होगा मेगास्पोर। अब होगा पार्शियली एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। अभी तक तो क्या हो रहा था, टेरिडोफाइट में जैसे ही स्पोर मैच्योर करता था, स्पोरेंजिया बस्ट हो जाती थी, स्पोर बाहर निकल जाता था। हेट्रोस्पोरस नेचर में क्या होता है, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में शुरू हो जाता है। जब स्पोर जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट है, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। अगर ये गेमेटोफाइट परमानेंट यहीं पर रह जाता तो यही सीड बन जाता, उस टाइम के बाद ही गेमेटोफाइट बाहर आ जाता। सारे टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोर का जर्मिनेशन ही बाहर होता है, तो यहां पर गेमेटोफाइट बनता है। हेट्रोस्पोरस नेचर में जर्मिनेशन अंदर डेवलप हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही बाहर आ जाता है। देखना, मेल से अपने को कोई लेना देना नहीं है, फीमेल से अपने को लेना देना। देखो मेगास्पोरोफिल, ये है मेगास्पोरेंजिया,
और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट है। ठीक, अब क्या होगा, अब मेगा स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगी और फीमेल गेमेटोफाइट बाहर आ जाएगा, ये आउटसाइड द बॉडी, कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाएगा। अगर ये यही रह जाता तो यहीं पर क्या बन जाता, सीड। गेमेटोफाइट इज ऑलवेज डायशियस क्योंकि हेटेरोस्पोरस नेचर है। पार्शियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड मेगास्पोरेंजिया, पार्शियल, कुछ टाइम के लिए। ठीक, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। गेमेटोफाइट नॉट कॉल्ड प्रोथेलस, ध्यान रखना, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गेमेटोफाइट को ही प्रोथेलस कहते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के गेमेटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं, और ना ही ये हार्ट शेप होता है, ना तो इसे प्रोथेलस कहते हैं और ना ये हार्ट शेप होता है। सीड क्या होता है, एक लाइन में समझ लें साहब, जिस दिन मेगा स्पोरेंजिया में, जिस दिन मेगा स्पोरेंजिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए उसको बोलते हैं सीड। मेगा स्पोरेंजिया क्या होता है, ओव्यूल। तो मेगा स्पोरेंजिया प्लस एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। अब यहां पर बना तो सही, लेकिन कुछ टाइम के बाद में बाहर आ जाता है, ऐसे समझते हो। ऊपर पहले अपन बात करते हैं होमोस्पोरस नेचर के बारे में, देखना। यह है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पर ये लग रही है स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल पर ये लग रही है स्पोरेंजिया। ठीक है, ये लाइन खींच दी, ये कंडीशन होमोस्पोरस के बारे में है और ये कंडीशन हेटेरोस्पोरस के बारे में। अब देखो होमोस्पोरस नेचर में क्या पढ़ा है हमने, देखो ये मेगा स्पोरेंजिया होगी, इसके अंदर ये स्पोर है, जैसे ही स्पोर मैच्योर होगा स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगी, स्पोर कहां जाएगा, सॉइल में। इस स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से क्या बनेगा, हार्ट शेप गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट कहां बन रहा है साहब, सॉइल में। ऊपर मेल फीमेल, बाहर चला जाएगा मेल, कोई मेल बाहर से चल करके आएगा, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो। अगर इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इस स्पोरेंजिया के अंदर हो जाता तो यही सीड बन जाता है, हाँ ये नहीं, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो बाहर बन रहा है। अब हेटेरोस्पोरस के की बात करें, माइक्रो को कोई लेना देना है नहीं, तो अपन बात करेंगे मेगा स्पोर के बारे में। ये मेगा स्पोर है। अब मैंने कहा ना, बाकी टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर होता है, यहाँ पर स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में शुरू हो जाएगा। अब मेगा स्पोर जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट। जहां फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा वहां पर फीमेल गेमेट बनेगा, मेल गेमेट बाहर से पानी की मदद से तैरता हुआ यहाँ पर आएगा, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से जाइगोट, और जाइगोट से बना एम्ब्रियो। अब देखो एम्ब्रियो कहां बन रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है, बन रहा है, तो यहां सीड बन गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद स्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है और फीमेल गेमेटोफाइट कहां जाता है, सॉइल में। अगर ये फीमेल गेमेटोफाइट यहीं पर रह जाता तो यहीं पर क्या बन जाता, सीड। इसको बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। कुछ टाइम के लिए अंदर था, कुछ टाइम के बाद में बाहर आ गया। जिम्नोस्पर्म में ये चीज पूरी तरह से अंदर ही जाएगी और वहां पर बनेगा सीड। ये आज आपकी लास्ट स्लाइड है। ठीक सर, टेस्ट एनसीईआरटी से आएगा या मॉड्यूल से आएगा, अरे बच्चा जो इंफॉर्मेशन आपके पास में गई है उससे आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको हैंड आउट भेजता हूँ।
बच्चों हैंडआउट मिल गया? प्लीज रिप्लाई। सर ऑफलाइन क्लास में आप ही पढ़ाएंगे या कोई दूसरे टीचर आएंगे? अरे तुम क्यों टेंशन कर रहे हो बेटा, आप एलएन पे आए हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? और एलएन एक टीचर की वजह से नहीं चल रहा बेटा, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ टीचर है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। पहले मुझे बताया हैंडआउट मिला कि नहीं मिला, प्लीज रिप्लाई। मिल गया, लिंक भी मैंने भेज दिया। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। गिगेरियस मीन फाउंड इन ग्रुप, जो ग्रुप में मिलते हैं उसे बोलते हैं गिगेरियस।